आज हम शक्ति के विविध पक्षों का अध्ययन करेंगे। शक्ति के जो विभिन्न पक्ष हैं उनको मुख्यतः 3 भागों के अंतर्गत हम देख सकते हैं। सबसे पहला राजनीतिक शक्ति या पॉलिटिकल पावर। इसका अर्थ है कि समाज के जो मूल्यवान संसाधन हैं उनको अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न समूह हितों में या विभिन्न कार्यक्रमों में लगाने की शक्ति, अर्थात इसमें नीतियों और कानून बनाने, कानूनों को लागू करने, कर लगाने और वसूल करने, कानून या सरकारी आदेशों का पालन न करने वालों को पकड़ने और दंड देने, विदेशी सरकारों से संधियां करने, शत्रुओं या आक्रमणकारियों को नष्ट करने की शक्ति आ जाती है। अतः संसद, पुलिस, न्यायालय, कारागृह, सैन्य बल राजनीतिक शक्ति के मुख्य उपकरण हैं। साधारणतः राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सरकार की विभिन्न शाखाएं, विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका करते हैं। इन्हें हम शक्ति के औपचारिक अंग कहते हैं, परंतु इसके अलावा विभिन्न दबाव समूह, राजनीतिक दल और अन्य प्रभावशाली लोग भी सार्वजनिक निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। अतः वे अपने ढंग से राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। इन्हें हम शक्ति के औपचारिक अंग कहते हैं। राजनीतिक शक्ति के अनौपचारिक अंग भी होते हैं, जैसे जनमत या पराधीन देशों में स्वाधीनता संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अनेक राष्ट्रों के संगठित समूह शक्तिशाली राष्ट्रों की नीतियों को प्रभावित करते हैं। अर्थात तीसरी दुनिया के देशों के जो विभिन्न आर्थिक, सैनिक और वैदेशिक संगठन बने होते हैं वो सर्वोच्च शक्तियों की नीतियों को प्रभावित करते हैं। कुछ लोग राजनीतिक शक्ति और राजनीतिक क्षमता में अंतर करते हैं। उनके अनुसार सत्तारूढ़ या शासक वर्ग अपने कानूनी आदेश जारी करके उनका पालन कराकर जिस शक्ति का प्रयोग करता है उसे हम राजनीतिक शक्ति कहते हैं। इसके विपरीत गैर सत्ताधारी व्यक्ति या वर्ग जिस रूप में राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित कर सकता है या स्वयं सत्ता प्राप्त कर सकता है वो राजनीतिक क्षमता है। राजनीतिक क्षमता अनेक रूपों में देखने को मिलती है, जैसे निर्धन वर्गों की तुलना में धनवान वर्ग अधिक राजनीतिक क्षमता रखते हैं, क्योंकि सत्तारूढ़ वर्ग उनकी बातों पर अधिक ध्यान देता है। उन्हें जनसंपर्क के साधन अधिक सुलभ होते हैं, जिनकी सहायता से वह अपने दृष्टिकोण को अधिक प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर सकते हैं और उसे दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार जो राजनीतिक क्षमता है वो कुछ वर्ग विशेषों में विशेष हो सकती है। शक्ति का दूसरा पक्ष है आर्थिक शक्ति या इकोनॉमिक पावर। इसके अंतर्गत धन संपदा, उत्पादन के साधनों या अन्य दुर्लभ साधनों के स्वामित्व के बल पर निर्धन लोगों या निर्धन राष्ट्रों के जीवन की परिस्थितियों पर नियंत्रण स्थापित करने की शक्ति होती है। आर्थिक शक्ति राजनीति पर व्यापक प्रभाव डालती है। उदाहरण के लिए उदार लोकतंत्र के अंतर्गत बड़े बड़े जमींदार, उद्योगपति और व्यापारिक घराने सार्वजनिक नीतियों और निर्णयों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं और विकास की प्राथमिकताएं निर्धारित करने में और अपने हित को बढ़ावा देने में आगे रहते हैं। उदार लोकतंत्र में आर्थिक शक्ति के स्वामी कई तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं। उनके दबाव समूह जनसाधारण की तुलना में अधिक बलशाली, अधिक संगठित, अधिक मुखर होते हैं। जैसे भारत में वाणिज्य उद्योग मंडल अत्यंत संगठित और साधन संपन्न है। मजदूरों के संगठन उतने बलशाली नहीं है। किसानों के संगठन भी उतने बलशाली नहीं है। यद्यपि वर्तमान समय में इन संगठनों ने भी अपने को बहुत अधिक मुखर कर रखा है और अपनी नीतियों के लिए विभिन्न प्रकार से सरकार की नीतियों पर प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं। हाल ही में हम भारत के अंतर्गत ऐसे किसान संगठन और मजदूर संगठनों के द्वारा अपनी नीतियों के लिए कार्य करते हुए देख सकते हैं। विचारधारात्मक शक्ति राजनीतिक शक्ति का एक गूढ़ आधार प्रस्तुत करती है। विचारधारात्मक शक्ति से अभिप्राय है कि किसी विचारधारा के बल पर लोगों के सोचने समझने के ढंग को प्रभावित करने की शक्ति। विचारधारात्मक शक्ति किसी शासन या व्यवस्था को लोगों की दृष्टि में उचित ठहराती है, इसलिए यह उसे वैधता प्रदान करती है। किसी भी समाज में शासक वर्ग सर्वोत्तम शासन के बारे में कुछ विचारों को बढ़ावा देते हैं, जिन्हें हम राजनीतिक विचारधारा कहते हैं। उदाहरण के लिए आज के युग में विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं प्रचलित हैं और उन्हें उचित ठहराने के लिए पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद या लोकतंत्र समाजवाद इत्यादि को सर्वोत्तम शासन प्रणाली सिद्ध करने की कोशिश की जाती है। ये सारे वाद विभिन्न विचारधाराओं के ही उदाहरण हैं।
राजनीतिक विचारधारा की मुख्य विशेषता यह है कि शासक वर्ग की सत्ता को सुदृढ़ बनाती है, क्योंकि जब लोगों के मन में उनकी नीतियों और निर्णयों का समर्थन करने लगते हैं जब उनकी नीतियों और निर्णयों का समर्थन करने लगते हैं तो वो उन्हें चुनौती देने को तत्पर नहीं होते हैं। कार्ल मार्क्स ने विचारधारा को मिथ्या चेतना की संज्ञा दी है। उनका कहना है कि वर्ग विभाजित समाज में प्रभुत्वशाली वर्ग अपने शासन को पराधीन वर्ग की दृष्टि में उचित ठहराने के लिए धर्म, शिक्षा और प्रचार के माध्यम से प्रचलित शक्ति संबंधों की ऐसी आदर्श व्यवस्था का रूप प्रस्तुत करते हैं जिससे कि पूरे समाज का कल्याण निहित हो, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। इसमें केवल प्रभुत्वशाली वर्ग का स्वार्थ सिद्ध होता है। तो इस प्रकार मार्क्स इसे मिथ्या चेतना कहते हैं। इसी तरह से निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि राजनीति में शक्ति की भूमिका का विवरण देते समय प्राय शक्ति को बल प्रयोग की धारणा के साथ मिला दिया जाता है। आधुनिक राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत मैकियावेली, थॉमस हॉब्स के ज़माने से लेकर 20वीं शताब्दी के अनुभवमूलक सिद्धांतकारों तक शक्ति की संकल्पना ऐसी क्षमता के रूप में की गई कि मनुष्य दूसरों से उनकी इच्छा के विरुद्ध आज्ञा पालन कैसे करा सकता है। परंतु फिर यह अनुभव किया गया कि यदि दूसरों से आज्ञा पालन कराने के लिए उनकी सहमति भी प्राप्त कर ली जाए तो शक्ति की भूमिका सबसे प्रभावशाली सिद्ध होती है। तो सहमति प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय वैधता है। वैधता यह मांग करती है कि आज्ञा पालन करने वाला प्रस्तुत आज्ञा को अपने लिए और संपूर्ण समाज के लिए कल्याणकारी समझता हूँ। सही अर्थ में वैधता वहाँ पाई जाती है जहाँ व्यक्ति अपने विवेक और अपनी इच्छा से किसी नियम या आदेश का पालन करता है। जब शासक वर्ग शासकों की सहमति प्राप्त करने के लिए विचारधारा का सहारा लेते हैं तब यह सच्ची और स्वाभाविक वैधता का सहारा नहीं लेते, बल्कि लोगों का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से नकली या कृत्रिम वैधता का आविष्कार भी कर लेते हैं। तो इस प्रकार संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि शक्ति के उपयुक्त प्रयोग के लिए केवल यह देखना पर्याप्त नहीं है कि इसके लिए प्रभावित पक्ष की सहमति प्राप्त कर ली गई है, वरन इसमें यह देखना भी जरूरी है कि प्रभावित पक्ष की सहमति उपयुक्त शिक्षा, खुली चर्चा, तर्क संगत सिद्धांतों पर आधारित हो, कोरे रीति रिवाज, उपदेश, अंधविश्वास, तर्क शून्य धार्मिक आस्था पर आधारित न हो। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ पावर को देखेंगे, यानी शक्ति की जो संरचना है वो किस प्रकार से है, उसको विभिन्न समूहों के अंतर्गत शक्ति की संरचना किस प्रकार कार्य करती है। हम शक्ति की संकल्पना एक ऐसी क्षमता के रूप में करते हैं जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष पर अपना नियंत्रण या प्रभुत्व स्थापित करके उसे अपनी इच्छा की पूर्ति का साधन बनाता है। इसका मुख्य लक्षण है बल प्रयोग, दूसरों को विवश करके उनकी इच्छा के विरुद्ध उसकी आज्ञा का पालन कराना, उन्हें बलपूर्वक अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन बनाना, उनकी स्वतंत्रता को छीनकर उन्हें अपना सेवक बना देना। अब प्रश्न उठता है, क्या समाजों में ऐसे समूहों की पहचान कर सकते हैं जो नियमित रूप से किन्हीं दूसरे समूहों पर शक्ति का प्रयोग करते रहे हों? इस बारे में राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत अनेक दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन 4 दृष्टिकोण मुख्यतः प्रमुख हैं। पहला है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ क्लास डोमिनेशन। दूसरा है विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत या एलिटिस्ट थ्योरी। तीसरा है फेमिनिस्ट थ्योरी यानी या नारीवादी सिद्धांत। और चौथा है बहुलवादी सिद्धांत या प्लूरलिस्ट थ्योरी। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत मार्क्स की देन है। मार्क्स ने ये माना कि आर्थिक शक्ति को राजनीतिक शक्ति का आधार माना और उनके अनुसार आर्थिक शक्ति की जड़ पर ही राजनीतिक शक्ति का पेड़ उगता है और उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व पूंजीवाद के अंतर्गत जो पूंजीपति वर्ग के पास रहता है। और ये इस प्रकार ये जो वर्ग प्रभुत्व का जो सिद्धांत है हर युग में रहा है। आदिम युग में भी दास प्रथा की प्रणाली में भी, सामंतवादी प्रणाली में भी, पूंजीवादी प्रणाली में भी, समाजवादी प्रणाली में। तो इस प्रकार वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत मार्क्स के द्वारा दिया गया और उस पर ये माना कि हमेशा हर समय में आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करती है और जिसके पास आर्थिक संसाधनों का स्वामित्व होता है वो
दूसरे ये अल्पसंख्यक वर्ग होता है और वो बहुसंख्यक निर्धन वर्ग पर शासन करता है या उसको नियंत्रित करता है। उसके बाद है एलिटिस्ट थ्योरी या विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। एलिटिस्ट थ्योरी के अंतर्गत ये माना जाता है, जिस प्रकार मार्क्सवाद के समर्थक ये मानते हैं कि समाज उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर प्रभुत्वशाली और पराधीन लोगों में बटा होता है, उसी तरह से विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत के समर्थक ये मानते हैं कि समाज या संगठन के अंतर्गत सारे महत्वपूर्ण निर्णय इन्हें गिने लोग ही करते हैं, बाकी लोग केवल उनका अनुसरण करते हैं। और समाज या संगठन दो भागों में बटा होता है, विशिष्ट वर्ग और जनसाधारण। विशिष्ट वर्ग के सदस्य अल्पसंख्यक होते हैं और जनसाधारण के सदस्य बहुसंख्यक होते हैं। विशिष्ट वर्ग के सदस्य अपनी असाधारण योग्यता, अनोखी सूझबूझ, कार्यकुशलता या प्रबंध क्षमता के बल पर संपूर्ण संगठन में प्रभावशाली स्थान प्राप्त कर लेते हैं और उसे अपनी इच्छा या प्रयोजन के अनुसार संचालित करते हैं। और दूसरी ओर जनपुंज में नेतृत्व गुण और उत्तरदायित्व की भावना का नितांत अभाव रहता है और वे विशिष्ट वर्ग के निर्देशों पर चलने में ही अपने आप को सुरक्षित अनुभव करते हैं। और इस अभिजनवादी सिद्धांत का मुख्यतः प्रतिपादन विल्फ्रेड पैरेटो ने मानव, वन और समाज, द माइंड एंड सोसाइटी में किया। इसी तरह गीतानु मॉस्का ने द रूलिंग क्लास के अंतर्गत अपने इस सिद्धांत को रखा। रॉबर्ट मिशेल्स ने भी गुटतंत्रीय या लोह नियम के रूप में इस अभिजनवादी सिद्धांत को विवेचित किया। और इसी तरह से सी राइट मिल्स ने भी विशिष्टवादी सिद्धांत का एक नया संस्करण शक्ति विशिष्ट वर्ग की संकल्पना के रूप में प्रस्तुत किया। सी राइट मिल्स ने अपनी प्रसिद्ध किताब द पावर एलीट शक्ति विशिष्ट वर्ग के अंतर्गत यह दावा किया कि युद्धोत्तर अमेरिका में राजनीतिक, सैनिक और व्यापारिक जगत के गुटतंत्र का शासन है, यानी इन लोगों ने प्रच्छन्न एकाधिकार करके लोकतंत्र की प्रक्रिया पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। तो इस प्रकार अभिजनवादी सिद्धांत के अंतर्गत ये माना गया कि कुछ अल्पसंख्यक अभिजन वर्ग के लोग होते हैं जो विशिष्ट होते हैं, कार्यकुशल होते हैं, बुद्धि से संपन्न होते हैं और वो जनपुंज पे अपना अधिकार रखते हैं। तीसरा इसमें प्रमुख सिद्धांत है फेमिनिस्ट थ्योरी या नारीवादी थ्योरी। नारीवादी या नारी अधिकार की प्रमुख मान्यता ये है कि समाज में लिंग के आधार पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है और यह सिद्धांत पितृतंत्र को समाज व्यवस्था का प्रधान लक्षण मानता है और पुरुष प्रधान समाज के प्रति एक तरह से विद्रोह का भाव या विरोध का भाव इसके अंतर्गत है। नारीवादी सिद्धांत के अंतर्गत स्त्रियों की स्वतंत्रता, उनको समस्त अधिकार, उनको समस्त भौतिक जो उनकी आवश्यकताएं हैं, जो उनके उद्देश्य हैं, उन तक उनकी पहुंच बनाने के लिए सक्रिय रहता है। नारीवादी सिद्धांत के अंतर्गत सबसे जो प्रमुख नाम है वो मेरी वॉस्टनक्राफ्ट का है, जिन्होंने अपनी कृति विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन नारी अधिकारों की प्रामाणिकता के अंतर्गत स्त्रियों को कानूनी, राजनीतिक और शैक्षिक क्षेत्रों में समानता देने के लिए शानदार पैरवी की। इसी तरह से नारीवाद के अंतर्गत शुलामित फायरस्टोन, शीला रोबाथम आदि का नाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। चौथा प्रमुख सिद्धांत है प्लूरलिस्ट थ्योरी। प्लूरलिस्ट थ्योरी के अंतर्गत ये माना जाता है कि समाज के अंतर्गत वर्ग प्रभुत्व, विशिष्ट वर्ग और नारीवादी सिद्धांत तो यह दावा करते हैं कि शक्ति का प्रयोग समाज को दो बड़े हिस्सों, शक्तिशाली और शक्तिहीन के हिस्सों में बांट देता है, परंतु शक्ति का बहुलवादी सिद्धांत ऐसा नहीं मानता। इस सिद्धांत के अनुसार समाज में सारी शक्ति किसी एक वर्ग या विभाग के हाथ में केंद्रित नहीं रहती, बल्कि यह अनेक समूहों में बटी रहती है और इन समूहों को प्रभुत्वशाली और पराधीन समूहों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, बल्कि ये सब अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी तरह की शक्ति का प्रयोग करते हैं। अर्थात समाज में विभिन्न समूह होते हैं और ये समूह अपने समूह के अंतर्गत इस प्रकार की शक्ति का
प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हमने शक्ति की संकल्पना के अंतर्गत शक्ति के विभिन्न आधारों को या शक्ति के विभिन्न प्रकार देखे और साथ ही शक्ति की संरचना के अंतर्गत देखा कि किस प्रकार इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सिद्धांत प्रचलित रहे हैं। धन्यवाद।